हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की अजीब दास्तान, यानी कि ब्रिटेन का किस तरह से यूनिफिकेशन हुआ, एंड विजुअलाइजिंग द नेशन, राष्ट्र दृश्य की कल्पना, जो राष्ट्र की दृश्य कल्पना की गई वो क्या था, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले ब्रिटेन से शुरू किया जाए। द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन की अजीब दास्तान। तो इसको स्ट्रेंज केस इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरह से जर्मनी में और इटली में रेवोल्यूशन हुआ, क्रांतियाँ हुई, यूनिफिकेशन हुआ, उसके लिए युद्ध चलते रहे, यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर पार्लियामेंट के थ्रू यूनिफिकेशन हुआ, राज्यों को मिलाया गया। तो यहाँ का जो केस था वो उससे अलग है, क्योंकि ब्रिटेन में भी जब हम कहें कि पार्लियामेंट को पावर मिली तो वहाँ का जो रेवोल्यूशन था ब्लडलेस था, वहाँ कोई किसी प्रकार का खून नहीं बहा, किसी तरह की कोई लड़ाई, युद्ध नहीं हुआ। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक हुई कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्राउन आउट प्रोसेस, ये लंबे चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी, और 18वीं सदी से पहले तक कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वर एथनिक। ब्रिटिश आइल्स का ये हम देख लेंगे, मैप में मैं दिखाऊंगा। वर एथनिक वंस सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश। तो ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश की मुख्य पहचान, इनकी ये जाति समूह थे, अलग अलग जाति समूह के लोग रहते थे। ऑल दीज एथनिक ग्रुप्स हैव देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। इन सभी जाति समूहों की अपनी संस्कृति तथा राजनीतिक परंपरा थी। The English nation grew in the wealth, importance and power. It was able to extend its influence over the other nations of the islands. लेकिन आंग्ल राष्ट्र, जो कि अंग्रेज इंग्लैंड के थे, उनकी पावर बढ़ती गई, धन दौलत बढ़ती गई, पावर उनकी शक्ति बढ़ती गई, और द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुए। तो इसमें जो सबसे पावरफुल अगर हम कहें तो इंग्लैंड ही था, जो बाकियों पर अपना प्रभुत्व जमाने में, अपना इन्फ्लुएंस डालने में सफल रहा। द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिकम द चीफ इंस्ट्रूमेंट टू कर्ब द पावर ऑफ मोनार्की इन 1688 थ्रू ए ब्लडलेस रेवोल्यूशन। तो 1688 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास सारी पावर आ गई मोनार्की सिस्टम से। तो जो मोनार्क था उसके पास पावर नहीं रही, बल्कि अब जो पार्लियामेंट थी उसके पास पावर थी। और वहाँ पर इसके लिए कोई भी बड़ी क्रांति, हम कहें कि इस तरह का खून खराबा नहीं हुआ, ब्लड रिलेस रेवोल्यूशन था। जो वहाँ का शासक था वो अपने आप ही वहाँ से भाग गया। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड फॉर्म द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। किनके बीच? इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच। तो हिंदी वाले भी देख लें इसमें ध्यान से, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया, क्योंकि उनमें जो पावरफुल कंट्री था वो इंग्लैंड ही था। स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। तो स्कॉटलैंड के खास संस्कृतियाँ जो थीं और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से धीरे धीरे दबाया गया, यानी कि इसमें जो डोमिनेंट था वो इंग्लैंड ही था। दे वर फॉरवर्डन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। तो उनकी जो भाषा थी
गैलिक भाषा उसको बोलने से मना किया गया। एंड वेयर देयर नेशनल ड्रेस एंड लार्ज नंबर वर फोर्सिबली ड्राइविंग आउट ऑफ देयर होमलैंड। यहाँ के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया, भागने पर मजबूर किया गया। अधिकतर जो कैथोलिक्स थे उनको भागने पर ज़्यादा मजबूर किया गया, क्योंकि इंग्लैंड के जो लोग थे वो प्रोटेस्टेंट थे और बाकी जगहों पर जो कैथोलिक्स थे, जैसा कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हम दोनों ही क्रिश्चियन हैं, लेकिन ये अलग अलग ब्रांचेस हैं और दोनों की आपस में ज़्यादा नहीं बनती है, क्योंकि उनके जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं, जो मान्यताएं हैं वो अलग हैं। तो इनकी आपस में जो कैथोलिक कंट्रीज़ हैं या फिर प्रोटेस्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके आपस में कुछ ना कुछ झगड़े चलते रहते हैं। तो इसी तरह से वहाँ पर भी ऐसा था, इंग्लैंड के लोग प्रोटेस्टेंट थे और बाकी जहाँ जहाँ कैथोलिक्स थे उनके ऊपर ये अपना प्रभाव जमाते रहे। आयरलैंड वाज ए कंट्री, तो इस तरह से यहाँ पर ये अपने प्रभाव इन्होंने छोड़ा। अब आयरलैंड की बात की जाए तो आयरलैंड में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों रहते थे, हालांकि वहाँ पर मेजॉरिटी कैथोलिक्स की थी, कैथोलिक लोग ज़्यादा थे आयरलैंड में। आयरलैंड वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स। आयरलैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटा हुआ था। ये दो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो ब्रांचेस हैं क्रिश्चियन रिलीजन की। क्रिश्चियन धर्म जो ईसाई धर्म है उसकी दो शाखाएं हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। दो अलग अलग, ये जो इनकी मान्यताएं हैं, पूजा पाठ के तरीके हैं वो अलग हैं। अधिकतर कैथोलिक्स जो हैं वो चर्च पर जोर देते हैं, वो चाहते हैं कि जो चर्च है, जो पोप हैं, उनके पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। हालांकि जो प्रोटेस्टेंट हैं वो चर्च को इतनी ज़्यादा मान्यता नहीं देते। The English helped the Protestant of Ireland to stabilize their dominance over country। तो जो अंग्रेज़ थे इंग्लैंड के, उन्होंने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट लोगों को हेल्प की जिससे कि वो वहाँ पर अपना प्रभुत्व जमा पाएँ। आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाई वोल्फटोन, तो ये वोल्फटोन आयरलैंड में थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, इंग्लैंड के विरुद्ध क्रांति की। Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801 और वे ज़बरदस्ती फोर्सफुली उसको 1801 में इंग्लैंड में मिला लिया गया। न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड, और अब एक नया ब्रिटिश नेशन बन गया था। यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड भी आ चुका था। थ्रू द प्रोपेगेशन ऑफ ए डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर and the symbols of New Britain, the British flag, the national anthem, the English language were actively promoted। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया तथा नया ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए जैसे कि झंडा और राष्ट्रीय गान को खूब बढ़ावा दिया गया। तो अब जो नया राज्य था, जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन था, तो उसमें बाकियों के कल्चर को दबाया गया और ब्रिटिश फ्लैग या फिर सिंबल्स जो भी थे, राष्ट्रगान, उसको लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। बाकियों के जो अपने कल्चर थे उनको दबाने की कोशिश की गई। तो इस तरह से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ। तो यहाँ पर ये मैप में आप देख लें ध्यान से, ये जो है यूरोप में ब्रिटेन है। जितना भी ये पर्पल कलर से दिखाई पड़ रहा है ये पूरा ब्रिटेन है, या हम कहें यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि इसमें ये सारा ही जो एरिया है ये सब शामिल है। तो इसे हम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानेंगे, जिसमें ये अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो कहाँ कहाँ पर थे। तो ये पर्पल कलर से जितना हमें दिख रहा है ये पूरा ही यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है। और यहाँ पर आप देखें ध्यान से, तो आगे इसमें देखें कि वेल्स, स्कॉटलैंड और जो आयरलैंड है वो कौन कौन से हैं वो भी ध्यान से देख लेते हैं।
तो ये जो मैप है यहाँ पर देखें, ये जो रेड कलर से है वो है इंग्लैंड, यही सबसे ज़्यादा पावरफुल था। और ये जो सारे, अगर इन एरियाज़ को मिलाकर हम बोलें तो इनको हम मिलाकर बोलते हैं ब्रिटिश आइल्स, जिसमें ये सारे ही आइलैंड्स जो भी हैं वो आ जाएंगे। तो इनमें जो डोमिनेंट था वो था इंग्लैंड, सबसे ज़्यादा पावरफुल। ऊपर स्कॉटलैंड है ब्लू कलर में। तो हमने देखा कि जैसे एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाया गया, और बाद में 1801 में इसी में नॉर्दर्न आयरलैंड, जो येलो कलर से दिखाई दे रहा है हमें, नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये आयरलैंड का नॉर्दर्न पार्ट जो है, ये ध्यान रखना कि आयरलैंड का नॉर्दर्न पार्ट जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में शामिल है, और उसके साउथ का जो पार्ट है वो एक अलग कंट्री है, वो है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, वो एक अलग देश है। और जो नॉर्दर्न पार्ट है ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का ही पार्ट है, जो हमें येलो कलर से दिखाई दे रहा है। और इंग्लैंड में ही अगर वेस्ट में देखा जाए तो जो वाइट कलर से वेल्स है, ये भी इंग्लैंड में मिला लिया गया था। ये लगभग 1535 से लेकर 1542 तक इसको इंग्लैंड में एक लंबा प्रोसेस चला, और उसके द्वारा धीरे धीरे इसको इंग्लैंड में मिला लिया गया। तो वेल्स को इंग्लैंड में सबसे पहले मिलाया गया, फिर उसके बाद उन्होंने स्कॉटलैंड को मिलाया, और उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये इसको मिलाकर हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विजुअलाइजिंग द नेशन, राष्ट्र की दृश्य कल्पना। तो it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue. How does one go about giving a face to a nation? किसी शासक की पोर्ट्रेट बनाना बड़ा आसान है, लेकिन किसी राष्ट्र की पोर्ट्रेट, उसकी एक इमेज बनाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि राष्ट्र के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि उसकी इमेज किस तरह की बनाई जाए। तो इसी तरह का काम कुछ 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने किया। Artists in the 18th century and 19th century found a way out by personifying a nation. 18वीं और 19वीं सदी के कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण किया। तो उन्होंने राष्ट्र का मानवीकरण कर दिया, यानी कि एज ए पर्सन उसको चित्रित किया जाने लगा। They represented a country as if it were a person. उन्होंने देश को व्यक्तियों में चित्रित किया, खुशियों में नहीं, ये व्यक्तियों के लिए होगा, व्यक्तियों में चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। उन्होंने इस तरह से उसको चित्रित किया है जैसे कि वह कोई व्यक्ति हो। तो ये खुशियों जो वर्ड है ये हटा देना यहाँ से, एक व्यक्ति की तरह उसको चित्रित किया गया। जैसे अगर हम अपने भारत का ही एग्जाम्पल लें तो हमारे यहाँ पर भारत माता की जो पेंटिंग बनाई जाती है, हालांकि अगर भारत की बात करें तो ये भी एक इमेजिनरी पेंटिंग है, एक सिंबल है ये, है ना। ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं, किसी की पेंटिंग नहीं है ये, बल्कि एक इमेजिनरी पेंटिंग बनाई गई है। तो एक इमेज है ये, एक सिंबल है ये हमारे देश के लिए। नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर। उस समय राष्ट्र को नारी के वेश में चित्रित किया जाता था। तो उस समय ये चलन था कि जो देश होते थे उनको एक फीमेल फिगर में ही पोर्ट्रेट किया जाता था, नारी के वेश में। It sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. ये राष्ट्र के अमूर्त विचार को, अमूर्त विचार मतलब राष्ट्र की अब कोई मूर्ति नहीं होती, विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। तो लोगों को उन्होंने एक मूर्त रूप दिया जिसकी कोई भी हम कहें कि मूर्ति या पेंटिंग नहीं बनाई जा सकती थी, क्योंकि राष्ट्र की किसी, जैसे हमने बात की, किसी किंग की पेंटिंग बनाना बड़ा आसान है, लेकिन राष्ट्र के लिए जो उसकी इमेज बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये काम उन्होंने करके दिखाया। ये राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। द फीमेल फिगर बिकम एन एलगरी ऑफ द नेशन। नारी की छवि राष्ट्र के रूपक बन गई। एलगरी यहाँ पर एज अ सिंबल यूज़ किया गया वर्ड, सिंबल की तरह, प्रतीक की तरह। ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन
Artists used for female allegory to portray ideas such as liberty, justice and republic. फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूप का प्रयोग किया। तो फ्रांसीसी क्रांति में भी ये काम किए गए, नारी रूप का प्रयोग किया गया। किन चीज़ों को दिखाने के लिए? स्वतंत्रता, फ्रीडम, जस्टिस, इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए। These ideals were represented through specific objects or symbols. इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया जाता था। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिससे इन सभी को व्यक्त किया जाता था। जैसे कि एक एग्जांपल लें, जस्टिस इज जनरली ए ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ वेटिंग स्केल्स। इंसाफ को हम लोग देखते हैं, कई बार हम लोगों ने कोर्ट में देखा होगा या फिल्मों में भी आप लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो जस्टिस, जो इंसाफ की मूर्ति है, आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह तराजू लिए हुई है। तो इन्होंने जस्टिस को भी एक फीमेल फिगर में ही दिखाया। तो इस तरह से अधिकतर चित्रित किया जाता था। हालांकि ये एक एग्जांपल है। Similarly, female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation। और इसी तरह से जो 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, उन्होंने राष्ट्र को भी महिला के रूप में ही व्यक्त किया, उसी के एक सिंबल की तरह बनाया। In France, she was christened Marianne, a popular Christian name which underlined the idea of people's nation। फ्रांस में इसे ईसाई नाम मारियान दिया गया। तो फ्रांस के लिए जो उन्होंने एक प्रतिमा बनाई उसको मारियान नाम दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया, यानी कि सब लोगों का वो राष्ट्र था। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वर ड्राउन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्राइकलर, द कोकेड। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। तो उसके जो चिन्ह बनाए गए, जैसे कि वो लाल टोपी पहनती थी, तिरंगा, कलगी, तो ये सब लिबर्टी, रिपब्लिक, इन सब को प्रदर्शित करते हैं। स्टैच्यू ऑफ मारियान वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी एंड परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई। उसके स्टैच्यू जो थे वो चौराहों पर, सभी जगहों पर लगाए गए ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग उससे तादात्म्य स्थापित करते रहें। तो उसको जब भी लोग देखें तो उन्हें याद आए कि जो यूनिटी, लिबर्टी, इन सब के बारे में उनको पता चले और वो उन चीज़ों को ना भूल सकें। मारियान इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। और मारियान की जो छवि थी वो सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई। जो स्टैम्प्स बनाए जाते थे, पोस्टल स्टैम्प और कॉइन्स, उन सभी पर मारियान की छवि को चित्रित किया गया। सिमिलरली जर्मेनिया, अब जर्मेनिया की बात आती है तो मारियान तो फ्रांस के लिए एक एलेगरी थी, रूपक थी, और जर्मेनिया जो है वो जर्मनी की एलेगरी है। जर्मेनिया बिकम द एलेगरी ऑफ द जर्मन नेशन। इसी तरह से जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। तो जर्मनी के लिए जर्मेनिया को बनाया गया और उसी तरह से फ्रांस के लिए मारियान। जर्मेनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स। तो जर्मेनिया जो थी वो ओक लीव्स का क्राउन पहनती थी, जैसा कि उन्होंने इमेजिन किया, लोगों ने इस तरह से बनाया कि वो ओक लीव्स का एक क्राउन पहनती है। और ओक लीव्स जो है स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। तो वो ओक को हिंदी में बलूत बोलते हैं। जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी, और जो बलूत के पत्ते होते हैं वो हीरोइज्म का, वीरता का प्रतीक होते हैं। तो इन सभी को इस तरह के जो मारियान या जर्मेनिया, इनमें ऐसी कुछ सिंबल्स प्रदर्शित करते थे ये, जिससे कि लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में पता रहे। जैसे कि जर्मेनिया को देखकर उन्हें हीरोइज्म की फीलिंग आती होगी, या मारियान में लिबर्टी, रिपब्लिक, इन सब की छवि प्रदर्शित की गई थी। ये सारे सिंबल्स उनको दिए गए।
तो इस तरह से राष्ट्र को दृश्य कल्पना की गई। हालांकि किसी भी राष्ट्र के कोई दृश्य नहीं होता, लेकिन ये एक इमेजिन किया गया और ये सब उस समय चलने वाले जो रिवोल्यूशन क्रांतियाँ थीं उसमें एक सिंबल की तरह प्रदर्शित किए गए। थैंक यू।